Hello everyone, welcome to CA Test and welcome to part 2 of essay 500। तो हमने लास्ट पार्ट में क्या क्या कवर किया हुआ था। व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, फिर हमने देखा था व्हाट इज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, फिर रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस के कंसेप्ट्स देखे थे और उसके कुछ फैक्टर्स देखे थे जो उसको अफेक्ट करते हैं रिलायबिलिटी को, राइट। तो बेसिक कंसेप्ट्स थे, बट आई वुड लाइक यू टू पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट्स और आपको वो टर्म्स वो चार्ट सारे रिवाइज करने हैं। ओके, सो नो चीटिंग एंड पॉज द वीडियो। Okay, done. So let's move further. अब ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इट इज बेसिकली फ्रॉम एसे 315 एंड एसे 330, ठीक है। बट इसका रेफरेंस आ रहा है एसे 500 में, इसलिए हम इसको यहाँ पे कवर करें। ओके, तो आज हम कवर करने वाले हैं ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। ओके, तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट की तरफ जाने से पहले एक बार हम एक सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कि आपकी तबीयत बिगड़ गई है और आपको फीवर है, बार बार आ रहा है 4-5 दिनों से, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो चेकअप करने के लिए। तो डॉक्टर के पास जब आप फर्स्ट चेकअप करने के लिए जाते हो तो डॉक्टर आपको सवाल पूछता है, लाइक आपको बॉडी पेन है क्या, आपको थ्रोट पेन है क्या, है ना। आपकी हिस्ट्री पूछता है वो कि कुछ बाहर का खाया था क्या, कुछ ठंडा पिया था क्या, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पूछता है और वो रिस्क स्पॉट करने का सोचता है, मतलब ये नॉर्मल फीवर है या फिर कोई अगर तब वायरल इन्फेक्शन चल रहा है तो वो वायरल का कुछ इसलिए हुआ है क्या। तो इसलिए डॉक्टर ये रिस्क असेसमेंट आपकी करता है ना, रिस्क वो ढूंढता है इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल फीवर और नॉट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो आप क्वेश्चन के उसको आंसर्स देते हो डॉक्टर को, उसके बेसिस पे वो क्या करता है, आपके बॉडी के कंट्रोल्स चेक करता है ना, स्टेथोस्कोप लगा के, फिर ब्लड प्रेशर चेक करता है, आपका हार्ट रेट चेक करता है, तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है इस फीवर में, ये सब चीज़ें वो चेक करता है, ठीक है। तो कंट्रोल्स चेक करता है बॉडी के आपके। अब बेस्ड ऑन दीज कंट्रोल्स वो क्या करता है, आपको कुछ टेस्ट करवाने बोलता है, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, है ना, टू डिग इन फर्दर, राइट। और जब आपके रिपोर्ट्स आ जाते हैं वो टेस्ट के, तो वो कंपेयर करता है रिपोर्ट्स विद द एडवाइजरी रेंजेस, मतलब ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए था, या फिर ब्लड में जो भी चीज़ें लगती है जिसका भी रिपोर्ट उसने बोला है, तो वो एडवाइजरी रेंजेस कितने हैं, तो उससे वो कंपेयर करता है, राइट। तो अब आते हैं चार्ट के पास। तो ऑडिटर भी क्या करता है कि यहाँ पे जो दो प्रोसीजर्स लिखे हुए पहले, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, फर्स्ट वन इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, द सेकेंड वन इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ऑडिटर भी क्या करता है, जब उसको ऑडिट करना है किसी एंटिटी का, तो वो कंपनी का एनवायरनमेंट स्टडी करता है, उसके प्रोसेस स्टडी करता है और रिस्क आइडेंटिफाई करता है ना। उसको ऑडिट करना है तो उसको रिस्क पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही वो आगे के प्रोसीजर्स डिसाइन कर सकता है। तो इसलिए वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, राइट। एंड देन उस रिस्क के बेसिस पे वो अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करता है। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या आता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब क्या, जैसे डॉक्टर ने आपका बॉडी कंट्रोल चेक किया, मतलब स्टेथोस्कोप लगा के, फिर ब्लड प्रेशर चेक करके, तो ये जैसे डॉक्टर ने आपके बॉडी के कंट्रोल्स चेक किए, उसी तरह से ऑडिटर भी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स चेक करता है पहले, इफ़ दोज आर इफेक्टिव, है ना। जैसे कि कंपनी की सिस्टम्स, फिर अप्रूवल सिस्टम्स, जो भी इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी में प्रेजेंट है वो सारे वो चेक करता है ऑडिटर, ठीक है। और वो कंट्रोल के बेसिस पे वो अपने आगे के प्रोसीजर्स डिसाइड करता है, जो कि होते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर में क्या क्या आता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, राइट। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब क्या, हम जो इन्वॉइसेस चेक करते हैं, वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं, जर्नल एंट्रीज चेक करते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब क्या, अब हर एक चीज़ में हमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं होती, हर एक चीज़ हमें वाउचिंग वेरिफिकेशन से ही करनी है ऐसी ज़रूरत नहीं होती। आप कुछ कुछ चीज़ों में ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि आप जब फाइनेंशियल्स देखते हो तब आप कंपेयर करते हो कि प्रीवियस ईयर के सेल्स कितने थे, करंट ईयर के सेल्स कितने हैं, आप उसमें देखते हो कि वो रेंज अनयूजुअल लग रही है क्या, है ना। फिर आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हो, तो वैसे आप सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी डिज़ाइन करते हो, ठीक है। सो ये आप इसको सोच रख सकते हो कि इट इज़ द ओवरऑल अप्रोच, दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द प्रोसीजर्स, लाइक डिसाइडिंग द डायरेक्शन। जैसे डॉक्टर ने स्टेप बाय स्टेप एक डायरेक्शन डिसाइड की कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट देना है, क्या क्या मेडिसिन देने हैं, तो सिमिलरली आपको भी ये ऑडिट प्रोसीजर्स
दिस इज अ गाइडेंस आप बोल सकते हो, ठीक है। तो 315 में क्या बोला है कि ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस क्या क्या है। फर्स्ट वन इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, सेकंड वन इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। अब सब्सटैंटिव में क्या क्या है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ओके, सो ये हो गए ब्रॉड कैटेगरीज। नाउ विद इन दीज प्रोसीजर्स ऑडिटर एक्चुअली परफॉर्म्स द स्पेसिफिक टेक्निक्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। वो टेक्निक्स क्या होते हैं, लाइक इंस्पेक्शन किया ऑडिटर ने, ऑब्जर्वेशन किया, इंक्वायरी की, है ना। तो ये जो भी टेक्निक्स होने वाले हैं ये हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। सो दीज आर द प्रोसीजर्स यूज टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस जो हम अभी कवर करने जा रहे हैं। ओके, so let's see what those techniques, that is what those procedures are used to obtain the audit evidence. So these procedures are recalculation, reperformance, inspection, analytical procedures, inquiry, observation, external confirmations. अब इसको याद रखने के लिए मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाया है विच इज़ रेगुलर रूटीन इन ऑडिट इज ऑब्टेनिंग एविडेंस, ठीक है। तो इन टर्म्स का मतलब भी देखेंगे बाद में, बट पहले देखो रेगुलर रूटीन इन ऑडिट इज ऑब्टेनिंग एविडेंस, है ना। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की ही आप प्रोसीजर सीख रहे हो ना, और रेगुलर रूटीन तो वही होता है, ऑडिट में वही करते हैं हम, एविडेंस ही ऑब्टेन करते हैं। तो इस सेंटेंस को याद रखो, रेगुलर रूटीन इन ऑडिट इज ऑब्टेनिंग एविडेंस। तो इनिशियल्स को लेके ये प्रिपेयर किया है, ठीक है। सो रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, inspection, analytical procedures, inquiry, observation and external confirmation. Regular routine in audit is obtaining evidence. Now let's first see actual wordings of SA 500 और उसके बाद हम ये procedures का मतलब समझेंगे। Okay, so ये रहा। तो as required एक बार पढ़ते हैं, as required by and explained further in SA 315 and 330, जैसे पहले मैंने बोला, audit evidence to draw the reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion is obtained by performing, simply audit evidence is obtained by performing, है ना। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, है ना, चार्ट याद करो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फिर साइड में था फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जिसमें क्या क्या था, विच कंप्राइजेस, नीचे थे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स व्हेन रिक्वायर्ड बाय द एसेज और व्हेन द ऑडिटर हैज चोजन टू डू सो, एंड बाजू में था सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। नाउ द ऑडिट प्रोसीजर्स डिस्क्राइब बिलो, मतलब अभी जो आने वाला है, may be used as risk assessment procedures, test of controls or substantive procedures depending on the context in which they are applied by the auditor। मतलब क्या, जैसे अभी हमने ये जो 7 प्रोसीजर्स देखे वो आप एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर लो, वो आप एज अ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कर लो, मतलब टेस्ट ऑफ एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लो, या एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर कर लो, है ना। वो प्रोसीजर तो सेम ही रहने वाला है। जैसे कि मान लो इंस्पेक्शन कर रहे हो आप, तो इंस्पेक्शन एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या हो सकता है कि ऑडिटर ने कंपनी के पॉलिसीज इंस्पेक्ट किए टू अंडरस्टैंड द कंपनीज प्रोसेसेस, और उसके बेसिस पे फिर वो रिस्क आइडेंटिफाई करेगा, है ना। तो वो हो सकता है। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप इंस्पेक्शन कैसे यूज कर सकते हो कि जैसे ऑडिटर ने इंस्पेक्ट किया द एविडेंस ऑफ मैनेजर अप्रूवल्स ऑन द इन्वॉइसेस, तो इन्वॉइसेस पे मैनेजर का अप्रूवल है क्या, ये एक इंटरनल कंट्रोल था, मैनेजर ने अप्रूव करना है, ये कंपनी का एक इंटरनल कंट्रोल था। तो ऑडिटर ने उसका एविडेंस उसने इंस्पेक्ट किया, मतलब एक इन्वॉइस देख के उस पर उसने देखा कि मैनेजर का अप्रूवल है। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आपने इंस्पेक्शन यूज़ किया। फिर अगर आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर में आपको अगर इंस्पेक्शन यूज़ करना है, जैसे टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आपको अगर इंस्पेक्शन यूज़ करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपने एक्चुअल इन्वॉइसेस का इंस्पेक्शन किया, है ना, परचेस इन्वॉइस का आपने इंस्पेक्शन किया, तो हो गई आपकी सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो ये जो भी 7 प्रोसीजर्स हमने देखे, है ना, रेगुलर रूटीन वाले जो ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस जो पहले 7 देखे, तो ये आप एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हो, एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी कर सकते हो, एंड एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नाउ लेट्स सी द मीनिंग। पहले था रिकैलकुलेशन। तो रिकैलकुलेशन सिंपली मीन्स रिकैलकुलेट करना, है ना।
तो रिकैलकुलेशन कंसिस्ट ऑफ क्या होता है उसमें, चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। हम रिकैलकुलेट उसी के लिए करते हैं कि मैथमेटिकली एक्यूरेट है क्या, ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, एंड रिकैलकुलेशन में बी परफॉर्म्ड मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। जैसे अपने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने रिकैलकुलेट किया, जो भी कंपनी ने कैलकुलेट किया था आपने रिकैलकुलेट किया। फिर क्या है, वी हैव री परफॉर्मेंस, है ना। री परफॉर्मेंस मतलब सिंपली इट मीन्स दैट कि जो ऑलरेडी परफॉर्म किया है वो आप फिर से परफॉर्म कर रहे हो। मतलब क्या, री परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। मतलब मान लो आप बैंक रिकंसिलिएशन का चेकिंग कर रहे हो, तो ऑडिटर सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन की तरफ देख के हाँ ठीक है बढ़िया है, मतलब सिर्फ इंस्पेक्ट करेगा क्या, और या तो फिर वो सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है, मान लो कि अकाउंटेंट को पूछ रहा है कि आपने बैंक रिको किया है ना ठीक से, अकाउंटेंट बोल रहा है हाँ हाँ किया है हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। इंस्टेड ऑडिटर क्या करता है, वो इंडिपेंडेंटली पूरा रिकंसिलिएशन खुद से करता है। हाँ, उसको शायद डाउट हो सकता है उसमें, तो वो खुद से वो पूरा इंडिपेंडेंटली रिकंसिलिएशन फिर से खुद से करता है ना। सो उसको बोलते हैं री परफॉर्मेंस। मतलब कंपनी का इंटरनल कंट्रोल ही है, रिकंसिलिएशन इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओनली। तो रिकंसिलिएशन करना है कंपनी का इंटरनल कंट्रोल ही है, जो कि ऑलरेडी परफॉर्म भी हुआ है, लेकिन ऑडिटर ने इंडिपेंडेंटली खुद से वो एग्जीक्यूट किया सारे प्रोसीजर्स कंट्रोल्स, है ना। तो उसको बोलते हैं री परफॉर्मेंस। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व सिंपली एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, जो हम वाउचिंग वेरिफिकेशन में भी करते हैं, रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब आप परचेज इन्वॉइसेस देख रहे हो, कोई भी कंपनी के इंटरनली जनरेटेड इन्वॉइसेस डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हो। एक्सटर्नल मतलब जो बैंक कन्फर्मेशन आए हैं, एक्सटर्नली जो भी रिकॉर्ड्स आपके पास आए हैं वो आप देखते हो। अब वो चाहे पेपर फॉर्म में हो, आपके पास फिजिकली वो कुछ ला के दिया हो उन्होंने इन्वॉइसेस, या तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, सिस्टम में ही चेक करे हो, है ना। और उसमें ये भी होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एसेट, मतलब जो हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं एसेट्स का, वो भी इंस्पेक्शन में ही इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में क्या क्या होता है, इट्स लाइक एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, एक्सटर्नल हो इंटरनल हो जो भी हो, पेपर फॉर्म में हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो अदर मीडिया कोई भी हो उसमें, और अगर आप एसेट्स का भी फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो वो भी इंस्पेक्शन में कवर होता है। अब इंस्पेक्शन हमें क्या एविडेंस देता है, इट प्रोवाइड्स द ऑडिट एविडेंस ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। मतलब इंस्पेक्शन करते हुए आपको जो भी ऑडिट एविडेंस मिलता है उसकी रिलायबिलिटी डिफर करती है। डिफर कैसे करती है, हमने देखा था रिलायबिलिटी, है ना, लास्ट वीडियो में हमने रिलेवेंस रिलायबिलिटी पूरा पढ़ा था। तो सिमिलर यहाँ पे भी वही है कि रिलायबिलिटी उसकी डिपेंड करती है द नेचर एंड सोर्स, जिस नेचर का वो ऑडिट एविडेंस हमें मिला है, जिस सोर्स से मिला है। अगर वो इंटरनल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स है तो फिर उसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है ऑन द कंट्रोल्स। कंट्रोल्स जितने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे उतना आपको ज़्यादा रिलायबल एविडेंस मिलेगा, है ना। सो दैट्स व्हाट इट इज़ मेंशन्ड हियर। फिर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्पेक्शन यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन। मतलब वही हमने जो देखा पहले कि आप इंस्पेक्शन को टेस्ट ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर्स में कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने मैनेजर का अप्रूवल देखा था, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो है ना पूरी इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है, तो आपको शायद रिपीटेड चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है यहाँ पे पूरी इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज, ताकि आपको बाकी कुछ रेफर ना करना पड़े, ठीक है। नाउ सम डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एसेट। The inspection of such documents may not necessarily provide audit evidence about ownership or value. तो हमने ये फर्स्ट इसमें क्या पढ़ा था कि इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो हम रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो जब हम एग्जामिन कर रहे हैं तो कोई कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपको एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट के बारे में तो बताते हैं। जैसे आपने अगर कोई प्रॉपर्टी सेल डीड, आप अगर सेल डीड देख रहे हो, ठीक है, तो सेल डीड से इतना तो पता चल रहा है आपको कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट तो करती है। लेकिन इंस्पेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स मे नॉट नेसेसरीली प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस अबाउट ओनरशिप और वैल्यू। मतलब उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये स्टिल कंपनी के पास है क्या ये प्रॉपर्टी, या फिर उसने मॉर्गेज की हुई है।
इसकी फेयर वैल्यू क्या है ना। बुक वैल्यू तो पता चलेगी, बट फेयर वैल्यू उसकी क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, वो आपको नहीं पता चलेगा इससे, है ना। तो इंस्पेक्शन का ये इन्होंने एक लिमिटेशन बताया है। नाउ देर इज वन मोर, तो इंस्पेक्शन ऑफ टैंजिबल एसेट्स। अब यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर में पढ़ो कि इंस्पेक्शन में क्या क्या था, एग्जामिनिंग रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, एंड लास्ट में क्या था, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट। तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो एसेट की, तो इंस्पेक्शन ऑफ टैंजिबल एसेट्स में प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर एग्जिस्टेंस। मतलब ये तो पता चल रहा है आपको कि एग्जिस्ट तो कर रहा है वो एसेट, बट नॉट नेसेसरीली अबाउट द एंटिटीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। मतलब एंटिटी का ओनरशिप है क्या इस एसेट पे, ये आपको नहीं पता चलेगा सिर्फ देखने से। और वैल्यूएशन ऑफ दोज एसेट्स, मतलब वैल्यूएशन का भी आपको ऑब्वियसली देखने से पता नहीं चलेगा। एंड देन इंस्पेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम्स में अकम्पनी द ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग। मतलब क्या वही कि आप उन्होंने आपको एक एडवाइस किया है कि आप सपोज इन्वेंट्री काउंटिंग पे आप प्रेजेंट हो, आप जैसे मैनेजमेंट काउंट कर रहा है फिजिकली काउंट, तो आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो दूर से। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करो, आप खुद से भी जाके कुछ सैम्पल बेसिस पे चेक करो। मतलब सपोज आप कुछ रॉ मटेरियल के बॉक्सेस चेक कर रहे हो और मैनेजमेंट सिर्फ बॉक्सेस ही काउंट कर रहा है, तो आप चाहे तो जाओ बीच में उनको बोलो कि एक कोई तो बॉक्स मुझे ओपन करके दिखाओ, उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो दिखाओ, है ना। क्या पता मैनेजमेंट ने खाली बॉक्सेस रखे हो। ठीक है, तो ये उन्होंने एडवाइस किया है कि आप ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन साथ साथ में कर सकते हो। ओके तो पहले इंस्पेक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, पेपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोथ, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट। ठीक है, और डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी उसमें वेरी करेगी बिकॉज ऑफ द नेचर, सोर्स और कंट्रोल्स के इफेक्टिवनेस की वजह से। और बाकी ये सारी जनरल चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं। ओके, और सिर्फ इंस्पेक्शन करने से आपको सारे असर्शंस के बारे में, जैसे एग्जिस्टेंस, ऑकरेंस, वैल्यूएशन, आपको सारे के सारे असर्शंस के बारे में सिर्फ इंस्पेक्शन करने से आपको पता नहीं चलेगा। आपको उसके साथ बाकी चीज़ें, बाकी जो भी आपके प्रोसीजर्स है वो भी परफॉर्म करने पड़ेंगे, है ना। ऐसा ही इनको बताना है इसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए हमारे पास एक डिफरेंट ऐसे है, बट इसमें उन्होंने सिर्फ क्योंकि ये प्रोसीजर में कवर हो रहा है इसलिए इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या क्या होता है, इट इज़ द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कैसे इवैल्यूएट करेंगे, मेड बाय द स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप। प्लॉजिबल मतलब रीजनेबल, मेड बाय द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। मतलब आप सपोज पेरोल का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। आपको मैनेजमेंट ने क्या बताया है कि हमारे पास 500 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। 500 एम्प्लॉयज़ मतलब ये क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल डेटा हो गया। और फाइनेंशियल मतलब आपको पेरोल में तो पता है कि सैलरी की अमाउंट कितनी है, तो ये हो गया फाइनेंशियल डेटा। अब आप कंपेयर करते हो, मतलब आपको क्या लगता है कि जो भी फाइनेंशियल में दिख रहा है, मतलब जो भी अमाउंट आपको दिख रही है पेरोल की, वो तो एक्चुअली ऐसे लग रहा है कि 700 एम्प्लॉयज़ की हो सकती है, बट मैनेजमेंट तो बता रहा है 500 ही है। तो आप ये दोनों फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे आप एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो ना, तो इट इज़ दैट ओनली, एनालिटिकल प्रोसीजर में वही है। एंड देन इट ऑल्सो इनकम्पासेस, आपको अगर यहाँ पे लगा कि पेरोल एंड हेड काउंट में डिफरेंस है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप आगे इन्वेस्टिगेट करोगे ना कि, तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस एंड रिलेशनशिप्स दैट आर इनकन्सिस्टेंट विद अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब ये इनकन्सिस्टेंट ही हो रहा था ना रिलेशनशिप, एंड विच डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्रेडिक्टेड अमाउंट्स। ठीक है, तो 500 एम्प्लॉयज़ की आपने कुछ ना कुछ तो अमाउंट प्रेडिक्ट की होगी, लेकिन ये जो भी पेरोल के अमाउंट है वो सिग्निफिकेंटली डेविएट करिए आपके प्रेडिक्टेड अमाउंट से। ठीक है, तो ऐसे 520 में एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में पूरा बताया है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट आर द प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी यूज्ड इन ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस, तो आपको इतना तो एटलीस्ट लिखना पड़ेगा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, उसका मीनिंग एक बार पढ़ लो। चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो एक बार। एंड नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर प्रोसीजर विच इज इंक्वायरी। अब इंक्वायरी में क्या क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन्स। किसी से भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछनी है, नॉलेजेबल पर्सन से ही पूछनी है। ठीक है, मतलब आप अगर परचेस का ऑडिट कर रहे हो तो परचेस मैनेजर के पास जाके ही पूछो, सेल्स वाले के पास जाके मत पूछना। ठीक है, तो सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ
knowledgeable persons, again both financial नॉन financial, है ना, विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी भी है. इट कुड बी द फॉर्मल रिटन इंक्वायरीज और इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज. ठीक है, ओरल इंक्वायरीज आप जाके बैठते हो ना मैनेजमेंट के सामने, एम्प्लॉयज़ के सामने, और उनको पूछते हो सारा डेटा. दैट इज़ इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरी. और फॉर्मल रिटन मतलब क्या, हम कंफर्मेशन लेते थे, है ना, लीगल मैटर्स का लेते हैं कंफर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल रिटन. ठीक है, तो इंक्वायरी में क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन पूछते हो फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन्स, जो कि फाइनेंशियल हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल हो सकती है, विद इन द एंटिटी, आउटसाइड द एंटिटी, एंड फॉर्मल और फॉर्मल रिटन और इनफॉर्मल ओरल. ओके, नाउ इंक्वायरी कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये भी बताया. इंक्वायरी इज़ यूज एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट. ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में ही यूज़ करना है, कंक्लूजन पे ही यूज़ करना है, ऐसे नहीं, थ्रू आउट द ऑडिट आपको इंक्वायरी करनी ही पड़ती है, इन एडिशन टू अदर प्रोसीजर्स. मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ इंक्वायरी करके ही आपने एविडेंस कलेक्ट करना है, ऐसे नहीं है, आपने बाकी भी प्रोसीजर्स करनी है, तो इन एडिशन टू दैट आपको इंक्वायरी भी करनी है. नाउ इवैल्यूएटिंग रिस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरीज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस. अब जैसे हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स में भी देखा था कि हमने प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स तो ढूंढ लिए, लेकिन अगर उसके ऊपर हमने कुछ इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा. तो सिमिलरली इंक्वायरी में आपको जो भी रिस्पॉन्सेज मिलते हैं उसको आपने अगर इवैल्यूएट ही नहीं किया तो इंक्वायरी का भी कुछ फ़ायदा नहीं है. सिर्फ सुन के आपने लिया ऐसे नहीं हो सकता, तो आपने इवैल्यूएट भी करना है उसका रिस्पॉन्स. ठीक है, और उसके बेसिस पे आपने एडिशनल प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने हैं. नाउ अब रिस्पॉन्सेज को हम इवैल्यूएट करते तब क्या होता है, ये बोला है कि रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज में प्रोवाइड द ऑडिटर विद द इंफॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली पजेस्ड. ऑडिटर के पास पहले ये पता नहीं था ऑडिटर को, और इंक्वायरी से पता चलता है ना. ऐसे होता है कभी कभी, हम जब एम्प्लॉयज़ के पास, मैनेजमेंट के पास जाते हैं, हमारे कुछ अजम्पशंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम ऑडिट कर रहे होते हैं, है ना, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स एंड ऑल, और अचानक से जाके हमें इंक्वायरी, जब हम ऐसे ही बातें भी करते रहते हैं इनफॉर्मली, तब भी हमें एम्प्लॉयज़ से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी पता चलती है जो हमारे पास पहले उसका कुछ भी नहीं था, और उसके बेसिस पे फिर हम ऑडिट करने लगते हैं, फिर ढूंढने लगते हैं ऐसी चीज़ें, है ना. So it can provide the auditor with the information not previously possessed or with corroborative audit evidence. मतलब ऐसे हो सकता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले पता ही नहीं थी और आपको इंक्वायरी से पता चली, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो आप पहले से ही ऑडिट कर रहे हो और इंक्वायरी में भी आपको वही चीज़ समझ गई. ठीक है, तो corroborative मतलब सपोर्टिव आपको मिल गया एविडेंस. अल्टरनेटिवली ऐसे भी हो सकता है कि रिस्पॉन्सेज माइट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अदर इन्फॉर्मेशन दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड. मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी. ठीक है, तो इंक्वायरी रिस्पॉन्सेज से आपको क्या क्या पता चलता है, एक तो आपको जो पहले पता ही नहीं था वो पता चल गया, फिर आप जो पहले से कर रहे थे उसका कुछ सपोर्टिंग ही आपको मिल गया, कोरोबोरेटिव ही मिल गया, या तो फिर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी ही चीज़ आपको मिल गई. ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ बताई है. नाउ इन द केस ऑफ इंक्वायरीज अबाउट मैनेजमेंट इंटेंट. मैनेजमेंट इंटेंट मतलब क्या, मैनेजमेंट के फ्यूचर जो भी प्लान्स होते हैं, जैसे कि एक्सपांडिंग ऑफ द ऑपरेशंस या फिर सेलिंग एन सिग्निफिकेंट एसेट, वैसे मैनेजमेंट के इंटेंट के बारे में जब आप इंक्वायरी कर रहे होते हो तो द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू सपोर्ट द मैनेजमेंट्स इंटेंट मे बी लिमिटेड, है ना. क्योंकि अगर कोई मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान है, जैसे कि एक्सपांड करने का ऑपरेशंस, तो उसका कोई आपको हार्ड एविडेंस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हुआ ही नहीं है अभी तक, फ्यूचर प्लान है. तो इसलिए इसके लिए आपके पास द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू सपोर्ट द मैनेजमेंट इंटेंट मे बी लिमिटेड. इन दीज केसेस आप क्या कर सकते हो, आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट्स पास्ट हिस्ट्री ऑफ कैरिंग आउट इट्स स्टेटेड इंटेंशंस. मतलब मैनेजमेंट ने पास्ट में क्या किया है, उसने एक्चुअली वो चीज़ें की है क्या जो वो बता रहा था, तो आप ये देख सकते हो उसकी पास्ट हिस्ट्री. फिर मैनेजमेंट स्टेटेड रीजंस फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. तो जब वो एक्सपांड करने का सोचता है या कोई एसेट बेचने का सोचता है, तो आप उनसे पूछ सकते हो ना कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो. तो आप उनके जो भी वो रीजंस देंगे आपको मैनेजमेंट, उनके स्टेटेड जो भी रीजंस होंगे वो पर्टिकुलर एक्शन के लिए, वो आप इवेल्युएट कर सकते हो कि वो लॉजिकल है क्या, वो कंसिस्टेंट है क्या जो भी चल रहा है कंपनी में उसके साथ. एंड देन मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू परस्यू अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन. मतलब उसकी आप एबिलिटी भी देख लो मैनेजमेंट की, अगर उसको एक्सपांड करना है अपना बिजनेस तो उसके पास क्या उतने सफिशिएंट रिसोर्सेज है, कैपेसिटी है टू कैरी आउट दैट प्लान. तो आप ये भी उनकी एबिलिटी चेक करो.
एंड दिस में प्रोवाइड द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू करोबरेट द एविडेंस ऑब्टेन थ्रू इंक्वायरी। ठीक है, तो इंटेंट के बारे में अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो तो उसके लिए आपको ऐसे कोई हार्ड एविडेंस नहीं मिलेगा जो सपोर्ट करेगा मैनेजमेंट के इंटेंट को, तो तब आप क्या कर सकते हो, आप पास्ट हिस्ट्री देखो मैनेजमेंट की फॉर कैरिंग आउट इट स्टेटेड इंटेंशंस। फिर क्या देखो आप कि जो भी वो रीजंस बता रहा है वो चीज़ करने के, वो आप देख लो वो कंसिस्टेंट है क्या, वो लॉजिकल है क्या। एंड देन अगर ये सब कुछ लगा तो आप देखो कि मैनेजमेंट की एबिलिटी है क्या ये पर्टिकुलर चीज़ करने की, और फिर ही आप अपनी मेहनत उसमें डाल दो। ठीक है, वो चीज़ देखने में। ओके, सो नाउ दिस इज अबाउट इंक्वायरी। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जर्वेशन। इट्स सिंपल, ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ क्या, लुकिंग एट द प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स। सिंपल, फॉर एग्जांपल the auditor's observation of inventory counting by the entity's personnel और performance of control activities। ठीक है, कंट्रोल एक्टिविटीज मतलब क्या, लाइक कैश कंट्रोल्स देख रहे हो तो कैश काउंट्स करते हुए देखा मैनेजमेंट को, हाउ द कैश कंट्रोल्स एक्चुअली वर्क, है ना। तो ऐसे ही कंट्रोल एक्टिविटीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। नाउ ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स द ऑडिट एविडेंस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस और प्रोसीजर ऑब्वियसली, बट उसके लिमिटेशंस बताए गए दो। ठीक है, इट इज लिमिटेड टू द पॉइंट इन टाइम एट विच द ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस। मतलब क्या है, वो एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट कैसे चल रहा है ये प्रोसेस, इतना ही बता रहा है। मतलब आप इससे ऑब्जर्वेशन से ये नहीं बता कर सकते कि ये प्रोसीजर जो भी अभी मैंने देखी जो फॉलो हो रही है, वो ऐसे नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही हो रही होती हो, मतलब है ना, यू डोंट नो इफ द प्रोसेस इज ऑलवेज डन इन दैट वे। तो वो एट एग्जैक्ट अमाउंट पे ही, एट एग्जैक्ट दैट मोमेंट ही आपको वो एविडेंस देता है। ठीक है, सो इट इज लिमिटेड टू द पॉइंट इन टाइम एट विच द ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस, and by the fact that the act of being observed may affect how the process or procedure is performed। तो वही है कि लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब उनको पता होता है कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं, राइट। तो स्टाफ माइट फॉलो द रूल्स मोर केयरफुली बिकॉज द ऑडिटर इज वॉचिंग। जैसे आप भी सिंसियरली काम करते हो या फिर एटलीस्ट काम करने की सिंसियरली एक्टिंग करते हो जब आपके मैनेजर अराउंड होते हैं, राइट। तो सिमिलरली आपको कोई ऑब्जर्व करे ऐसे जब आपको पता चलता है तो आप अच्छे से ही काम करते हो, है ना। सो दैट्स वाई दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने अगर देखा होगा तो हर एक प्रोसीजर में उन्होंने, प्रोसीजर में क्या क्या कंसिस्ट होता है ना। आपको अगर आंसर लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, एग्जाम में उन्होंने क्या क्या लिखा है कि वो प्रोसीजर में क्या क्या कंसिस्ट होता है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्रोसीजर। फिर उन्होंने दिया है कि उससे एविडेंस आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, है ना, और उसका आगे क्या करना है। जैसे इंक्वायरी में बोला कि उसके रिस्पॉन्सेज को आपको इवेल्युएट करना है, तो ही आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में बताया कि आपको जो भी वेरिएशंस मिले हैं सिग्निफिकेंटली या जो भी वेरी कर रहा है तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है ना, उसको आपको इवेल्युएट करना है, तो वो बोला। और फिर उन्होंने क्या बताया है, हर एक प्रोसीजर के उन्होंने लिमिटेशंस भी बताए हैं, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिमिटेशंस भी बताया है ये दो, कि इट इज़ लिमिटेड टू द पॉइंट ऑफ टाइम एंड द एक्ट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड मे अफेक्ट हाउ द प्रोसेसेस आर परफॉर्म। ठीक है, तो आप ये 3 पॉइंट्स अगर हर एक प्रोसीजर में लिख के आओगे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ओके। नाउ एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, 7th वन। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस आपको पता है, एक्सटर्नली हम चीज़ें वेरीफाई करते हैं। सो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिप्रेजेंट्स ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। ठीक है, तो डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स मिलता है ऑडिटर को थर्ड पार्टी से, दैट इज द कन्फर्मिंग पार्टी, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। इट कुड बी इन द पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदर मीडियम। अदर मीडियम मतलब मे बी फैक्स सबको यूज़ नहीं करता, बट फैक्स, फिर कोई ऑनलाइन पोर्टल हो जिसमें ऑडिटर खुद से लॉग इन करके वो चीज़ देख रहा है, कन्फर्मेशन देख रहा है ना, तो उसको बोलते हैं अदर मीडियम। तो ऐसे होता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। अब उसमें क्या है, external confirmation procedures frequently are relevant when addressing the assertions associated with certain account balances and their elements। मतलब आप सपोज बैंक चेक कर रहे हो तो फिर क्या, बैंक कन्फर्मेशन लिया, फिर अकाउंट्स पेएबल कन्फर्मेशन लिया, रिसीवेबल्स का कन्फर्मेशन लिया, है ना, तो सर्टन अकाउंट बैलेंसेस के लिए। However, external confirmations need not be restricted to account balances only. For example, the auditor may request confirmation of the terms of agreements or transactions an entity has with the
थर्ड पार्टीज, है ना। कोई अगर उसके पास उसको अगर लगा कि कोई टर्म्स मुझे किसी थर्ड पार्टी से कंफर्म करके लेने हैं किसी एक एग्रीमेंट के, उसको अगर डाउटफुल लगे तो वो भी ये कर सकता है। मतलब ऐसे नहीं कि आप सिर्फ बैंक बैलेंस कंफर्म करने के लिए उसका कंफर्मेशन लो या फिर रिसीवेबल्स का बैलेंस कंफर्म करने के लिए ही कंफर्मेशन लो, ऐसे नहीं हो सकता। आपको अगर कोई टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स भी कंफर्म करने तो वो भी आप कर सकते हो। फिर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में बी डिजाइंड टू आस्क इफ एनी मॉडिफिकेशंस हैव बीन मेड टू द एग्रीमेंट एंड इफ सो व्हाट द रिलेवेंट डिटेल्स आर, है ना। अगर आपको लगा कि किसी एग्रीमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हुए हैं लेकिन आपके पास वो अभी तक नहीं आया, ऐसे अगर आपको लग रहा है, आप वो भी थर्ड पार्टी से डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हो। And last one is external confirmation procedures are also used to obtain audit evidence about the absence of certain conditions. मतलब किसी कंडीशंस का एब्सेंस है क्या, ये भी ऑडिटर पूछ सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, द एब्सेंस ऑफ अ साइड एग्रीमेंट दैट में इन्फ्लुएंस द रेवेन्यू रिकग्निशन। अब साइड एग्रीमेंट मतलब क्या, कि ऐसे इनफॉर्मल डील या फिर कोई हिडन डील बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर विच कैन चेंज द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे कि रेवेन्यू का ही एग्जांपल इन्होंने दिया है, इसलिए रेवेन्यू का ही देखते हैं कि सपोज कंपनी ने 10 लाख के गुड्स सेल किए किसी कस्टमर को, है ना, एंड उन्होंने रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, गुड सेल किए, रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। लेकिन सीक्रेटली हिडन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कस्टमर के साथ एग्री किया कि आप ये गुड्स को कभी भी रिटर्न कर सकते हो एट एनी टाइम, ठीक है। उसका कुछ ऐसे उन्होंने टाइम पीरियड नहीं बताया, कभी भी आप रिटर्न कर लो। अब ये साइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि आपका ये जेन्युइन सेल ही नहीं है, क्योंकि ये गुड्स कभी भी रिटर्न आ सकते हैं ना, तो ये गुड्स ये रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए था इन दैट केस। तो ऑडिटर क्या कर सकता है इस केस में, वो डायरेक्टली वो कस्टमर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज सकता है, कंफर्मेशन भेज सकता है, और वो बोल सकता है कि प्लीज कंफर्म इफ द टर्म्स ऑफ योर एग्रीमेंट विद द कंपनी इंक्लूड अ साइड एग्रीमेंट, है ना। और कस्टमर अगर रिप्लाई करता है इन राइटिंग कि देर इज नो सच साइड एग्रीमेंट एग्जिस्ट, देन ये हो गया ऑडिट एविडेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ सच कंडीशंस, ठीक है। तो यही बोलना है इनको। अब ऐसे 505 जो है उसमें पूरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का डेटा दिया हुआ है, उसमें हम पूरी तरह से एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे भेजते हैं, क्या उसका फॉर्म होता है, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ पे हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ऑडिट प्रोसीजर्स में इसका पार्ट ये इतना कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। So these were the audit procedures for obtaining the audit evidence. Yes. So here we cover these procedures. Thank you so much for staying with me till the end and see you in the next part. Till then, bye bye.